हेलो दोस्तों, शिखर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का जो एक महत्वपूर्ण अध्याय वर्णमाला इसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाएं जो कि आपके समझ में आए। और हिंदी का हर एक एग्ज़ाम में, राज्य के हर एक एग्ज़ाम में हिंदी का बहुत विशेष योगदान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे दो चीज़ें होती हैं, स्वर और ये व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है। और टोटल स्वर और व्यंजन मिलाकर के 52 वर्ड होते हैं। तो जानते हैं, स्वरों को देखते हैं। देखो, दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये चार वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर, देखिए, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी कि जिस वर्ण में जिस वर्ण में कम समय लगे बोलने में, उसको ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ का मतलब है जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगे उसको दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये 7 वर्ण हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अब एक और स्वर होता है जिसको हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। तो प्लुत स्वर में लंबी ध्वनियाँ आती हैं। तो अधिकतर दो ही स्वर पूछे जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब है जब इन वर्णों को बोला जाएगा तो जीभ के कहीं ना कहीं स्पर्श होकर के, यानी मुख के किसी न किसी भाग से होकर के बोला जाता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है, क वर्ग से लेकर के और पा वर्ग तक जितने भी वर्ण आते हैं वे, और दो वर्ण इसके अंतर्गत और होते हैं जो टोटल मिला के 27 हो जाते हैं। आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व, ये चीज़ें आती हैं। तो अंतस्थ का मतलब होता है कि ये व्यंजन न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, तो ये बीच की कड़ी हैं। अब आते हैं ऊष्मीय व्यंजन पे। ऊष्मीय व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको बोलने में जीभ को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इसको ऊष्मीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो स, श, ह, ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। अब देखते हैं आगत व्यंजन। आगत का मतलब है ये जो वर्ण है विदेशी हैं। देखो, इनके नीचे जो बिंदी लगी है ये वाली, ये अरबी और फारसी हैं, तो ये इसीलिए इनको आगत कहते हैं। अब देखिए, ये हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है मिश्रित, यानी दो वर्णों के मेल से बने हैं ये। तो ये छ, त्र, ज्ञान और श्र, इसीलिए इनको कहते हैं संयुक्त। तो जब भी आप देखेंगे, हम जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ देखिए, स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या 41। तो एक चीज़ और बताएं आपको, कभी कभी ये पूछता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। और जो टोटल 41 है, इसमें सारे व्यंजन ऐड हैं। और एक चीज़ और, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण जो आपने देखे होंगे कि वो, एक होता है ऋषि और एक अंग और एक बड़ी अंग। ऋषि, एक अंग और एक बड़ी अंग, ये तीनों वर्ण इसमें स्वरों में सम्मिलित होते हैं। यानी जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो आ से लेके ज्ञान तक के बीच में ही मिलते हैं ये। लेकिन इनको प्योर स्वर नहीं कह सकते, इसीलिए हमने इनको स्वरों में ऐड नहीं किया है हमने। वैसे ये वर्णमाला में आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ आपको ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो ढ और ढ, तो ये इनको कहते हैं उत्क्षिप्त, और ये ज और फ, इनको कहते हैं विदेशी। तो उत्क्षिप्त अलग होता है, विदेशी यानी कि ये
आगत जो हैं उन्हीं को विदेशी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं ये। तो देखो इनके नीचे जो बिंदी धरी है रखी है, ये अलग होते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनके नीचे जो बिंदी नहीं होती है। तो दोनों को इनको स्पर्श व्यंजन में ही ऐड किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो कौन से स्वर को हम कहाँ से बोलते हैं। अब देखिए कंठ है, कंठ से जो बोले जाते हैं, कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं छोटा आ, बड़ा आ और अंग। ये छोटा बड़ा छोटी अंग, तो ये सारे के सारे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और कंठ कहाँ होता है, मुंह के ऊपरी छते यानी कि जीभ के ऊपरी वाला भाग। देखिए मूर्धा, तो मूर्धा को मूर्धन्य भी कहते हैं। तो इससे ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सारे के सारे वर्ण बोले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए होठों की सहायता से बोले जाते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये हो जाते हैं ओठ या ओष्ठ्य के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, उनको स्वर कहते हैं। यानी स्वर किसी वर्ण के दूसरे वर्ण के उच्चारण के बिना ही बोला जाता है। और ह्रस्व स्वर क्या होता है, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व में कौन कौन से स्वर अक्षर आते हैं, ये हमने पहले बता ही दिया है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। और जो मूल स्वर हैं वो मूल स्वर में आता है छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और छोटा ऋषि। तो ह्रस्व या मूल स्वर दोनों का मतलब एक ही होता है। दीर्घ में क्या क्या आता है, बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इनको ढंग से रिवाइज करना है। चलिए अब आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब जानते ही आप कि ये जो अभी बताया था, जो दूसरे जगह से आया है। अब आता है अग्र स्वर। अग्र का मतलब जो कि इनका जो स्थान है वो आगे से होता है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। मध्य स्वर में आता है छोटा आ। पश्य स्वर में आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ। संवृत स्वर में बड़ी ई और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत में आती है छोटी ई और छोटा ऊ। विव्रत, विव्रत में आता है बड़ा आ, छोटी ए और बड़ा ओ। अर्ध विव्रत में आता है छोटी ए, छोटा ओ और छोटी ए, छोटा आ और छोटा ओ और आ। व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या होती है 41, ये बताया हमने। स्पर्श व्यंजन 27, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 27, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्मी व्यंजन 4, ये सब बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो जो अभी आपको बताया था कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाएगा, अभी इसी तरह व्यंजनों के बारे में जानते हैं। तो हमने बताया देखो का से लेकर के और ये जो पा वर्ग तक, इनको स्पर्श व्यंजन में रखा था। अब कौन से स्थान को कहाँ से बोला जाएगा ये जानते हैं। तो क, ख, ग, घ, ण, तो ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। और कंठ आप जानते हैं, जो कि कंठ एक तरह से सबसे पहला जो स्थान होता है, यानी गले में, वहाँ से ये आवाज़ निकल रही है, आप बोल के देखें क, ख, ग, घ, ण। तो कंठ का मतलब कंठ होता है। अब बात करते हैं तालु। तो तालु को हम कहते हैं, जीव का ऊपरी भाग को हम तालु कहते हैं। च, छ, ज, झ और ज। तो देखो इसमें दो जा हैं, एक पे ये नीचे बिंदी लगी है, तो इसको
कहेंगे आगत, क्योंकि ये शब्द ऐसे, ये वर्ण ऐसे हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं। तो तालु का मतलब होता है तालव्य। अब मूर्धा, तो मूर्धा का मतलब होता है दांत और तालु के बीच वाले भाग को मूर्धा कहते हैं। तो क्या बोला जाता है, अब इनको बोलेंगे तो जीव वहीं टकराएगी, यानी दांत और तालु के बीच में। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इसके बाद आता है दंत, यानी कि दांतों से जीभ टकराएगी। जैसे त, थ, द, ध, न। इसके बाद आता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब है होठों की सहायता से। तो जैसे पा, फा, व, भ, मा बोल रहे हैं तो इसमें होठ आपस में मिल रहे हैं। अब देखते हैं, देखो तालव्य। अब यहाँ तक तो हमने स्वर ये जो कंप्लीट करे व्यंजन, सॉरी, तो इसमें स्पर्श व्यंजनों को पता चल चुका होगा आपको कि कहाँ पे कौन सा है। अब एक चीज और जानते हैं यहाँ पे कि ये अघोष और सघोष, अघोष और सघोष क्या होता है। तो पहले अघोष को जानते हैं। देखिए अघोष, अघोष हम उसको कहते हैं जिसके बोलने में थोड़ा कम कम हमें मुंह से हवा निकले, उसको अघोष बोलते हैं। जैसे क और ख, ग, घ, ण। तो एक तो वर्ण होता है अघोष और एक होता है सघोष, एक सघोष और एक अघोष। सॉरी, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक करी है। ये दोनों शुरू के अघोष होते हैं और ये बाद वाले सघोष होते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण को समझते हैं अच्छे से। देखिए अल्प प्राण को समझते हैं पहले। ये अल्प प्राण मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण को समझते हैं पहले। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। तो अल्प प्राण कहते हैं जिससे थोड़ा हवा, मुंह से कम हवा निकले, और महाप्राण में हवा मुंह से ज़्यादा निकलती है। अल्प प्राण एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। तो वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण, तीसरा अल्प, चौथा महाप्राण और पांचवा, इस तरह से ये भी अल्प प्राण है। ऐसे अब बात करते हैं अघोष और सघोष की। तो अघोष और सघोष में क्या अंतर है। जब किसी वर्ण के बोलने पर स्वर तंत्रियां कंपन कम हो उसको अघोष कहते हैं, और जब किसी वर्ण के बोलने पर स्वर तंत्रियों का अधिक कंपन हो उसको सघोष कहते हैं। तो अघोष और सघोष में ये अंतर होता है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि हम पहले इनको चर्चा कर चुके हैं। तो इन स्वरों के बारे में जानते हैं कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो पा वर्ग तक तो हमने बता दिया है आपको। अब पा वर्ग से नीचे देखते हैं। अब देखो स और य, स और य, ये दोनों तालु से बोले जाते हैं। तालु तुम्हें पता ही है, जीभ के ऊपर वाला भाग, तो इसको तालव्य भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखो श, र और ल। तो ये सवाल वाला सा है, र और ल, ये तीनों ही वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, दंत मसूड़ा, दंत प्लस मसूड़ा, तो इसको कहेंगे दंत मूल, दंत मूल। वैसे इसको वत्सर कहते हैं। अब बात करते हैं व। तो देखो ये व जो बोला जाता है, दांत प्लस निचला होंठ, ये कभी कभी पूछ लेता है। वैसे स्पर्श व्यंजन को और अच्छे से एक बार देख लेना। इसके बाद देखते हैं स। ये सवाल षटकोण वाला है। ये कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा। मूर्धा आपको पता ही है, जीभ और दांतों के बीच वाला भाग, इसको मूर्धन्य के नाम से जानते हैं। अब करते हैं बात ह की। तो जो है वो बोला जाता है, वह बोला जाता है कंठ के भीतर स्थित, यानी
अंदर कंठ से ही बोला जाता है, स्वर यंत्र कहते हैं उसको, तो इसको कहते हैं स्वर यत्राय। अब देखिए इसके बाद एक उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये हमने पहले बता ही दिया था आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ आगत या ग्रहित ध्वनियाँ यहाँ दे रखी हैं, इनके सब के नीचे बिंदी हैं, तो ये जो बिंदी है इसको ही हम आगत या कहते हैं। और यहाँ देखो एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। अनुस्वार आपको देखा होगा कि जो छोटी अंग होती है उसको अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और जो बड़ी अंग होती है उसको विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों का जो नाम है वो अयोगवाह होता है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? आगत व्यंजनों की संख्या 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 4 आते हैं, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। च वर्ग में कितने आते हैं? इसमें भी 4 आते हैं। ट वर्ग में कितने आते हैं? इसमें भी 4 आते हैं, और इसमें ड और ढ इसको भी शामिल करा जाता है। त वर्ग में कितने आते हैं? इसमें भी इतने आते हैं, 4 ही आते हैं। इनको एक बार और ढंग से देखना, प वर्ग में कितने आते हैं? इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। इसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर में आता है य और व। लुंठित व्यंजन इसमें आता है र। पार्श्विक व्यंजन इसमें ल आता है। ऊष्मीय संघर्ष व्यंजन स, श, श, ह। उत्क्षिप्त में ड और ढ। अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को क्या कहते हैं? तथा फ और श को क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा ड, ढ, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्मीय व्यंजन को कहते हैं महाप्राण। नासिक्य व्यंजन ड, ढ। नासिक्य का मतलब होता है नाक की सहायता से बोले जाने वाले। देखो एक चीज और बता दूं, जो हमने पहले बताया था आपको, इसमें देखो ये वर्ग का 5वां वर्ण, ये वर्ग का जो 5वां वर्ण है, पंचम अक्षर है, इसको नासिक्य के नाम से जानते हैं। ये 5 जो वर्ण है नासिक्य के नाम से जानते हैं इनको। तो अब बात करते हैं कंठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन में क्या आते हैं? क, ख, ग, घ, ण। थोड़ा इसमें देखते हैं। हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 यानी 52। छ वर्ग किसके योग से बना है? क प्लस श। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट। क वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे कहते हैं वर्ण। हिंदी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो क, ख। ए और बड़ी ए वर्ग क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? छोटी अंग और बड़ी अंग। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो इसमें स, और इसको महाप्राण कहा जाता है। हिंदी की श ध्वनि तालव्य अघोष, इसको महाप्राण कहते हैं। य, र, ल, व किस प्रकार के हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो तालव्य व्यंजन, तालव्य में च, छ, ज, झ, ज
श य। और मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ण ढ स। दंत व्यंजन हैं यानी दांतों की सहायता से जो बोले जाते हैं त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन है प फ व ब भ म। दंतोष्ठ में आता है व। और स्वर तंत्री व्यंजन होता है ह। देखिए यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं। जो मैंने इसमें बताया है कम से कम एक बार और रिवीजन करें। तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में ज़रूर आएगा। कुछ चीज़ें इसमें से पल्ले पड़ेंगी और आगे आने वाले अध्याय में हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।